मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के सारे क्वेश्चंस हो गए थे अपने, ठीक है, सॉल्व एग्जांपल वाले सारे हो गए थे। अब आ जाओ किस पे, एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में से भी कोई बड़ा एक आधा क्वेश्चन ठीक ठाक निकल आना है अपना, बाकी इजी होंगे इसके ज़्यादातर, लेकिन एक आधा क्वेश्चन ठीक ठाक निकलेगा। थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर्स की कैटेगरी में है, इसमें डेरिवेशन डेरिवेशन भी बहुत है, वैसे भी बहुत वास्ट है तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो देख लेना बस इसको। तो पहले क्वेश्चन है बेटा, कहता है सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी, 100, रेडियस कितना 8 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। करंट भी दे रखा है कितना, I इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, क्या फार्मूला लगाऊं भाई, के आई डिवाइडेड बाय आर इंटू 2 पाई, ठीक है ना, के आई डिवाइडेड बाय आर इंटू 2 पाई। के की वैल्यू याद है कि भूल गए हो, 10⁻⁻⁷। करंट तुम्हें दे रखा है 0.4 एम्पियर, आर भी तुम्हें दे रखा है कितना 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू क्या लगाओगे बेटा 10⁻⁻2, साथ में क्या लगा दोगे 2 पाई लगा दोगे, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन सॉल्व करना भी एक मशक्कत है, हाँ नंबर ऑफ टर्न्स रहेगी अपनी, नंबर ऑफ टर्न्स भी साथ में लगेंगी, ठीक है, यहाँ पे n लगता होता है, तो नंबर ऑफ टर्न्स का यहाँ पे क्या लग गया बेटा 100 लग गया। तो मैं बेटा क्या कह रहा था, आंसर निकालना भी एक मशक्कत है, जब इतनी कैलकुलेशन हो गई यहाँ तक लगा बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, लेकिन इसको मतलब एंड तक निकालना है, ठीक है, एंड तक निकालेंगे तो हाफ मार्क्स, नहीं तो उसका काटेगा अगर कहीं पे भी गलती होगी। तो कटिंग कुटिंग करने की एक बार प्रैक्टिस कर लो, कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स कर रहे हो जो प्रैक्टिस के दौरान, तो एंड तक निकालना है। फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ इसको, छोड़ दें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 2 पे बेटा। कहता लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 35 एम्पियर, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, करंट कितना चल रहा है इसमें 35 एम्पियर, तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट 35 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। जब वो लॉन्ग बोलता है ना बेटा, तो मतलब इन्फाइनाइट बोलता है, मतलब वेरी लॉन्ग, इन्फाइनाइट तो वैसे भी कुछ होता ही नहीं है ना, तो जब वो लॉन्ग बोलता है मतलब वेरी लॉन्ग की बात चल रही है। ओके, तो 20 सेंटीमीटर पे क्या चाहिए बेटा, मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, बिना इधर उधर देखे हुए डायरेक्ट फार्मूला आ गया किसके माइंड में कि क्या लगाना है मुझे, यस इट इज 2 इंटू के इंटू आई डिवाइडेड बाई आर। 2 की वैल्यू पुट कर दे, के की वैल्यू कितनी है जल्दी बोलो 10⁻⁻7 पुट कर दो, आई की वैल्यू कितनी है जल्दी बोलो, इट इज 35 एम्पियर, और नीचे क्या हो गया बेटा आर, आर कितना दे रखा था 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मीटर में मतलब यूनिट कन्वर्जन का भी ध्यान रखना है, ठीक है जी। आंसर किस में आया करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का आंसर की यूनिट क्या लगानी है, पिछले पार्ट में भी इस पार्ट में टेस्ला, सब कुछ ऐसे ही में लेके चल रहे हो, तो बेटा आंसर किस में गया आपका टेस्ला में, आंसर विल बी इन टेस्ला, ठीक है। थोड़ा थोड़ा साथ के साथ करते चले जाओ, बस एक ये है कि आइडल नहीं ना बैठना, हाथ चलाते रहो तो बढ़िया रहेंगे, ये जल्दी जल्दी निपटेंगे। टाइम किस में लगेगा, सॉल्व एग्जाम्पल में लिख देगा जब अगले चैप्टर के हम चलाएंगे। तो 2 क्वेश्चन वैसे ही निपट गए अपने। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4.3, कहता लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज ए करंट ऑफ 50 एम्पियर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर हॉरिजॉन्टल प्लेन तो ऐसे ही होता है, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, मैंने कौन सी बनाना थी, स्ट्रेट बनाना, स्ट्रेट वायर हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये साउथ है बेटा, ये क्या है नॉर्थ है। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट ए पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर, 2.5 मीटर ईस्ट, ये हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है भाई, 2.5 मीटर ईस्ट। अगर सामने नॉर्थ है, इस तरफ नॉर्थ गया तो पीछे साउथ, इस तरफ क्या हो गया ईस्ट आ गया कि नहीं, दैट मीन्स ये पॉइंट कहां पर है, यहां पर, समझ गए, ईस्ट में, मतलब इस जगह पर, इसकी टिप पे मान ले पॉइंट है, जल्दी बोलो समझ गए। पहले तो चुपचाप क्या करो, ईस्ट वेस्ट बाद में देखेंगे, पहले तो मैग्नीट्यूड निकाल लो ना। तो स्ट्रेट वायर है, मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा 2 इंटू के इंटू आई डिवाइडेड बाय बेटा क्या आर, तो बी किसके इक्वल आ गया बेटा, इट इज 2, के की जगह कितना आ गया 10⁻⁻7, आई की जगह कितना आ गया 50 एम्पियर, ठीक है, और नीचे बेटा जी आर की जगह कितना आ गया बोलो, इट इज 2.5 मीटर। आंसर किस में आ गया
टेस्ला में आ गया, निकाल देते हैं 52 जा 100 आ रहे हैं। इसको पहले 2.5 को हटा के 500 कर देता हूं, ठीक है, ये पॉइंट हटाया तो 500 हो गया। इसको अब मैं यहां पर 20 कर देता हूं, ठीक है। 20 इंटू 2 कितना हो गया 40, चेक करना मैंने गलत तो नहीं किया। 40 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला बना रहा हूं मैं, तो आगे बता रहा क्या बना रहा हूं मैं आंसर 40 इंटू 10⁻⁻7, यही आया तुम्हारा भी, ओके आ गया। अब बेटा ध्यान से सुनना, है कुछ नहीं है, लेकिन लास्ट पार्ट अगर उसने डाल रखा डायरेक्शन वाला तो नंबर है ना भाई उसका, हमें तो उसका नंबर लेना है। अब डायरेक्शन सही बैठनी चाहिए, तो मैंने बोला अगर इधर मैंने बनाया नॉर्थ, इधर बनाया साउथ, करंट किधर जा रहा था क्वेश्चन में बोल रखा था साउथ, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। आ जाओ, करंट किधर जा रहा था बेटा नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। पॉइंट कहां पर है इस तरफ, यानी कि इस जगह पर है, जल्दी बोलो समझे कि नहीं। अब ध्यान से सुने, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से थंब गया इधर, इधर जाओगे तो इनवर्ड, ठीक है, नीचे से जाओगे तो आउटवर्ड। लेकिन ध्यान से सुनना, वायर है ऐसे, तो इसका करंट जा रहा है ऐसे जा रहा है, जल्दी बोलो, ठीक है। पॉइंट कहां है इस प्लेन में यहां पर, तो जब इस पॉइंट को ये क्रॉस करेगा, जब ये टॉप को क्रॉस करेगा तो अंदर जा रही है लाइन, जब ये इस पॉइंट को क्रॉस करेगा तो नीचे जा रही है, जब ये बिलो पॉइंट होता तो तुम्हारी तरफ आ गई, और पॉइंट तो यहाँ है ना ऊपर को जाएगी, जल्दी बोलो समझ गए कि नहीं। अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं, आपके पास आंसर है, आंसर कंफर्म कर लेना। पॉइंट कहां पर है ईस्ट पर है, तो आपका आंसर क्या आएगा एट दिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इज 40 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। चेक द आंसर, क्या आया है इसका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, आंसर विल बी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। बात समझो मेरी, ये है लास्ट मोमेंट। यहां पे मैं तुम्हें क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या आ रहा है और फार्मूला क्या लगेगा ये नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूं कंसंट्रेशन पूरी चाहिए। यहां अब नंबर लेने का सवाल है कि अब नंबर लेना है, एक भी चीज छोड़ी तो आपका नंबर कटा, एक भी पार्ट गलत हुआ तो आपका नंबर कटा, राइट है। इस वक्त प्योरली किस पे हम किसके हिसाब से चल रहे हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से। सब्जेक्टिव एग्जाम में भी जिस पैटर्न पे आपके क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन में मान के चलो जो भी क्वेश्चन होगा आपका उसके दो हिस्से तो हैं ही हैं, चाहे वो ए बी करके लिखे, चाहे वो एक ही क्वेश्चन के अंदर पूछे, समझ ना, उसके दो पार्ट तो होंगे ही होंगे। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन के भी दो पार्ट एक्सपेक्ट करो, दो नंबर वाला क्वेश्चन होगा उसके तो होंगे ही होंगे, चाहे न्यूमेरिकल आए, न्यूमेरिकल के भी दो एस्पेक्ट हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड यूनिट, या साथ में कुछ और छोटी सी बात वो पक्का पूछेगा। तो पॉइंट ये नहीं है कि क्वेश्चन ईजी है कि डिफिकल्ट है कि हमें आते हैं, पॉइंट ये है कि अभी हमारी डिस्कशन चल रही है, डिस्कशन में हमें बस ये देखना है कि यार हमने इग्नोर एक भी बात नहीं करनी। जैसे यहां पर वर्टिकली अपवर्ड की बजाय अगर हम कुछ और निकाल के बैठ जाते हैं, हमारा नंबर गया, क्योंकि उसने मार्किंग स्कीम में पर्टिकुलर किया होता है। सीबीएसई की जो कॉपी चेकिंग होती है ना बेटा, तो वहां पे मार्किंग स्कीम आती है, मार्किंग स्कीम में लिखा होता है कि फार्मूला लिखने का इतना नंबर दो जी, हाफ नंबर दे दो, वैल्यू पुट करने का इतना दे दो, आंसर निकालने का इतना दे दो, डायरेक्शन अगर बता दिया तो इतना दे दो। तो अगर एक चीज मिसिंग होगी तो वो नंबर कटेगा ही कटेगा, क्योंकि मार्किंग स्कीम के हिसाब से इनको चेक करने पड़ते हैं। जल्दी बोले, 4.3 क्वेश्चन डन हो जाएगा, 7-8 ही क्वेश्चन है इसमें, देख लेते हैं जो भी है। 4.4 क्या कहता है बेटा, कहता है हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन। देखो जब आप ये क्वेश्चंस कर रहे हो ना, जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो, अब पर्टिकुलरली एनसीईआरटी बुक पकड़ के कर रहे हो, भाई जो क्वेश्चंस ज्यादा रिपीट मार रहे हैं, मतलब जिस पे ज्यादा फोकस किया हुआ है, बस वो टॉपिक समझ लो वेरी वेरी क्या हो गया इंपॉर्टेंट। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी किया, करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं कि जो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस वाला टॉपिक है, भले अंदर थोड़ी सी जगह पे दे रखा है, उसमें 3 सॉल्ड एग्जांपल दे रखे हैं, 2 क्या है बैक एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन डाल रखा है। कुल मिला के जितने क्वेश्चन है उनमें से सिर्फ वो टेम्परेचर डिपेंडेंस वाले की परसेंटेज कितनी ज्यादा देखो, तो मतलब वो हमारे लिए आए ना आए दूसरी बात है, हमारे लिए वो वाला टॉपिक क्या है अब वेरी वेरी क्या है इंपॉर्टेंट है कि उस टाइप के क्वेश्चन तो करने करने। हमें एक आउटलाइन भी मिलती है, बाकी ना मिले आउटलाइन हम तो सारा ही कर रहे हैं, हम कौन सा कोई कसर छोड़ रहे हैं, बाकी जगह से भी तो कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी एक आउटलाइन मिलती है। जैसे अब तीसरे क्वेश्चन पे जब आ रहे हैं तो स्ट्रेट कंडक्टर वाला तीसरा क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका, पहले 2-3 क्वेश्चन में स्ट्रेट कंडक्टर वाले रिपीट हो गया, कुल मिला के 10 तो क्वेश्चन है इसमें 11, उसमें से भी तीसरा आ गया हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन। अगर तुम कहते हो स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है 2kI/r, और तुम वैल्यू भर के आंसर ले लोगे, नंबर ले लोगे, नहीं,
आपको क्वेश्चन पढ़कर पहले समझना है पढ़ी कैसे हुई है, डायरेक्शन किधर जाएगी, मतलब तब जाके पूरा नंबर मिलेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी पहले हमने समझा कि ये पढ़ी कैसे है, इधर करंट जा रहा है, पॉइंट किधर लेना है, फिर जाके वर्टिकली अपवर्ड आंसर आया ना। सिमिलरली बेटा इसको भी आप ध्यान से पढ़ो और दिमाग अपने लड़ानी पड़ेंगे। क्वेश्चन कहता है हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज ए करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट। इस बार ये पड़ी हॉरिजॉन्टल वायर, राइट है। मैं तुम्हारी तरफ वाला नॉर्थ मान लेता हूं, मेरे सामने वाला, अंदर वाला क्या चले गया, साउथ चले गया, तो ये क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। जल्दी बोलो, समझे कि नहीं। अगर मैं सामने खड़ा हूं तो नॉर्थ हो गया, ठीक है, अंदर क्या चले गया, साउथ। तो अगर ये नॉर्थ है तो ये वाला क्या हो गया, ईस्ट हो गया, ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्या है, नॉर्थ, ये क्या है, साउथ, ये क्या होता है फिर, ईस्ट, ये क्या होता है, वेस्ट। लेकिन हमने हॉरिजॉन्टल रखा है ना वायर को बेटा, तो अगर मैं इसके हिसाब से मांगूंगा, तो अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर दूंगा तो नॉर्थ अंदर चले गया। अगर मैंने इधर रखा ईस्ट तो नॉर्थ तुम्हारी तरफ आ गया। जल्दी बोलो, ये इमेजिनेशन आपको करनी पड़ेगी। इस डायग्राम के हिसाब से नॉर्थ तुम्हारी तरफ है, ओके रिपोर्ट। तो मैंने किधर फ्लो करवाना है करंट, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ले जी, ईस्ट टू वेस्ट क्या जा रहा है आपका, करंट जा रहा है। व्हाट इज द मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। अब देख पॉइंट कहां है, बिलो है, लेकिन पॉइंट कहां पर आ गया, बिलो द लाइन। पहले तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया, मैग्नीट्यूड तो वैसे ही निकलेगा बेटा, V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो, इट विल बी इक्वल टू 2 KI डिवाइडेड बाई R। 2 इंटू 10⁻⁻⁷। आई कितना दे रखा था, 90 एम्पियर, और कितना बिलो जाना है हमने, 1.5 मीटर। जल्दी बोलो, ये तो निकल गया, ठीक है। पंगा किसका है, डायरेक्शन सही स्पेसिफाई करनी है, ईस्ट टू वेस्ट बता दिया। अब याद रखना नॉर्थ किस तरफ है, इस डायग्राम के हिसाब से नॉर्थ तुम्हारी तरफ है, ठीक है जी। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड है, जा रहा है करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे चल पड़ी, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे जा रही है, ध्यान से सुनना। अगर पॉइंट यहां होता तो फील्ड लाइन तुम्हारी तरफ आ गई, अगर पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता तो फील्ड लाइन नीचे चलेगी, अगर पॉइंट बिलो है तो फील्ड लाइन अंदर चलेगी कि नहीं, जल्दी बताओ। तो अंदर चलेगी तो क्या डायरेक्शन आ रही है, साउथ आ रही है कि नहीं, क्योंकि तुम्हारी तरफ क्या है, नॉर्थ है, ठीक है। जब ये नीचे वाले पॉइंट को क्रॉस कर रही है तो अंदर को चलेगी, तो आंसर क्या आएगा इसका, टुवर्ड्स साउथ। चेक करो जरा, किधर आएगा, टुवर्ड्स साउथ आना। अब जल्दी बताओ, समझे कि नहीं। ये टुवर्ड साउथ, टुवर्ड ईस्ट, टुवर्ड अप, वर्टिकल अपवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड, ये ऐसा नहीं है, मुश्किल है, लेकिन ये पंगे वाला काम है, आपको वहां पे ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है जी। ध्यान से समझना पड़ेगा, ऐसे 2 4 5 7 क्या कर लो, इसको रट भी नहीं सकते, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा इसमें से कुछ ना कुछ उसने क्या कर देना है, चेंज कर देना, पॉइंट की पोजीशन चेंज कर देगा, सेट बनाएगा तो अगले सेट में कुछ और डाल देगा, पिछले सेट में कुछ और डाल देगा, आपको अपने आप ही करना पड़ेगा, ठीक है जी। जल्दी बताओ, दोनों क्वेश्चन 4.3 4.4 बना लोगे कि नहीं। इस पार्ट की टेंशन नहीं है, इसके लिए नहीं क्लास चल रही, इस क्वेश्चन के लिए, इस पार्ट के लिए नहीं चल रही कि मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन के लिए चल रही है, मतलब उसके पीछे क्या पूछा गया है। जल्दी बोलें, ओके रिपोर्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से पे, 4.5 पे बेटा। 4.5 कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड मेकिंग ए एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस। तो जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है वो कितना लगता है भाई, BIL साइन थीटा होता है। उसने लेंथ नहीं दी, लेकिन वो मांग ही क्या रहा है तुमसे, फोर्स पर यूनिट लेंथ मांग रहा है बेटा, ठीक है। लेंथ दी नहीं है लेकिन मांग ही क्या रहा है तुमसे, फोर्स पर यूनिट लेंथ मांग रहा है। तो ये किसके इक्वल हो गया बेटा, B इंटू आई इंटू थीटा। उसने बोला मेकिंग ए थीटा डिग्री विद एंगल डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब थीटा की जगह क्या ले लेना है, बस कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना था, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए वायर कैरिंग करंट इतना इतना, मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला है बेटा। करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 एम्पियर, लेंथ की हमें जरूरत नहीं है। साइन 30 की कितनी वैल्यू होती है, 1/2, ये 4 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, तो 6 न्यूटन आ जाएगा। 0.15 इंटू 4 0.6 आएगा ना, 0.15 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 0.6 न्यूटन पर मीटर। क्या यूनिट बनेगी इसकी, 0.6 न्यूटन पर मीटर। आंसर अपना मिलाते मिलाते जाना, ठीक है जी। जल्दी बोले, ओके रिपोर्ट हो गए।
क्या पता कोई क्वेश्चन याद ही रह जाए यार, क्या पता आ ही जाए। हमारा काम है करते रहना, तुम्हारा काम है करते रहना, घर पे पढ़ते रहो। यहाँ थोड़ा सा आपको चलो एक सिस्टम से प्रोवाइड कर दिया हमने। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलें। ठीक है, सुन रहे हो मेरी बातें? सीरियस क्यों हो? सीरियस नहीं होना, काम करना है बस, काम करना है और लाइन पे रहना है बस। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस इनसाइड ए सोलेनोइड। ठीक है जी, पहले तो उसने क्या बोल दिया, हमारे पास क्या है, एक सोलेनोइड है बेटा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस इनसाइड ए सोलेनोइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। 3 सेंटीमीटर वायर मतलब स्ट्रेट वायर ही मानेंगे उसको, है ना। परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, ये वायर है और ये इसका क्या हो गया बेटा, एक्सिस है। और इसमें करंट भी चल रहा है यार वायर में, ऐसी नहीं है। 3 सेंटीमीटर की वायर है, 10 एम्पियर इसमें क्या चल रहा है, करंट चल रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज गिवन टू बी, ले मैग्नेटिक फील्ड भी सीधे दे रखा है तो सोलेनोइड बोलने की जरूरत ही क्या थी उसको। 0.27 टेस्ला। व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर क्या हो गया, बी आई एल बेटा साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या लेनी है तुमने, 90 डिग्री, क्योंकि जो सोलेनोइड का फील्ड होता है वो अलोंग द एक्सिस होता है। उसने बोला है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस पड़ी हुई है। बी की वैल्यू पुट करनी है, आई की वैल्यू पुट करनी है, एल की वैल्यू पुट करनी है। जल्दी बोलो, समझे कि नहीं? ठीक है, वैसे जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। जब कभी फोर्स मांगे तो डायरेक्शन भी बतानी चाहिए। खैर इसमें उसने पर्टिकुलर नहीं किया हुआ, नहीं बताने से भी काम चल जाएगा क्योंकि ये पर्टिकुलर करते हैं। लेकिन वैसे फोर्स अगर पूछा हो तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, विद डायरेक्शन आना चाहिए। जल्दी बोलो, मेरा पॉइंट फॉलो किया कि नहीं? अगर मान लो डायरेक्शन ही फाइंड करनी हो तो उसके लिए उसको करंट देना पड़ेगा ताकि पता लगे कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रहा है। ठीक है, फिलहाल इसमें डायरेक्शन हम नहीं निकाल रहे। ओके, जल्दी नहीं पड़ गए क्वेश्चन? आपस वही है ना, वो कह रहा है कि डायरेक्शन, मैंने तभी तो बोला कि फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, वो एक्सपेक्ट कर रहा है एग्जामिनर कि ये डायरेक्शन के बारे में भी बताए कुछ। एक्सपेक्ट तो कर ही रहा है, कहता है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। बाद में लड़ाई करने वाला एग्जामिनर वो लड़ाई करके बैठ जाएगा, कहेगा ना अभी तुमने तो क्या बताया, मैग्नीट्यूड बताया, डायरेक्शन के बारे में तो कुछ बताया नहीं है। अब मैंने इसलिए इसको दोबारा देखा, दोबारा जब देखा मैंने कहा यार इसने सोलेनोइड बोला है और कोई इन्फो तो दी नहीं। अब इन्फो ही नहीं दी है तो इसका मतलब अब डायरेक्शन क्या लिखूं। लेकिन जाके पीछे एनसीईआरटी का आंसर देखते हो तो एनसीईआरटी वाला अपनी तरफ से पर्टिकुलर होता है। उसकी खास बात है ना, वो अपनी तरफ से स्टैंडर्ड की बुक है भाई, अपनी तरफ से पर्टिकुलर है। कल को लड़ाई करने बैठ जाएगा कोई स्टूडेंट आके एनसीईआरटी के मतलब इस पेज पे जाकर जहां उसने आंसर दे रखा है वहां गोला लगाकर एनसीईआरटी को मेल कर देगा कि भाई आपने इसका फोर्स नहीं बताया, फोर्स की डायरेक्शन नहीं बताई। तो एनसीईआरटी वाला पर्टिकुलर है, अपने हाथ साफ कर रखे है उसने। उसने नीचे लिख रखा है कि डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। वही मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, पॉइंट फॉलो किया कि नहीं? आपके नंबर नहीं कटेंगे इसमें क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। हाँ, अगर इन्फॉर्मेशन दी रखी हो, मतलब क्लियर हो कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, तो आपको विद डायरेक्शन फिर बात कर आनी चाहिए। डन? ओके, अब आते हैं कहां पर, 4.7 पे। ध्यान से सुनिएगा। Two long parallel straight wires A and B carrying currents of 8 and 5 ampere in the same direction are separated by a distance of 4 centimeter. दो वायर्स हैं, ठीक है नहीं? लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर्स A and B carrying currents of 8 ampere and 5 ampere in the same direction are separated by a distance of 4 centimeter. डिस्टेंस बेटा कितना इनके बीच में, 4.0 सेंटीमीटर। एस्टिमेट द फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए। वायर ए के 10 सेंटीमीटर सेक्शन पे मुझे क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। अब बिना देखे, बिना कोई किताब देखे हुए, क्या किसी को पता लग गया कि अब फार्मूला कौन सा लगा दूं? यस, इट इज 2KI1I2 इट इज 2K, के नहीं है बेटा, 2KI1। इनके बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो डायरेक्ट फार्मूला है बेटा वो है, अब क्योंकि न्यूमेरिकल है तो डायरेक्ट ही लगाना है ना, 2KI1I2 डिवाइडेड बाय R। ये पर यूनिट लेंथ है, ठीक है? आपने क्या किया, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लिया, 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 8 इंटू 5। नीचे क्या आ गया बेटा, 4 इंटू 10⁻²। ओके,
ये आ गया जी। लेकिन मांगा क्या उसने, ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन और वायर ए। अब इस पे अगर मुझे टोटल फोर्स निकालना हो तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इनटू क्या करना पड़ेगा मुझे, जितनी लेंथ पे फोर्स फाइंड करना है वो करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ तुमने निकाल ही दिया था, 2 इंटू 10⁻⁵ इंटू वहीं पे कर देते हैं। मतलब आपने एग्जाम में भी ज्यादा नहीं करना, शुरू में ही लिख देते कि जो फोर्स है इट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। बोलो बात समझ रहे हो कि नहीं। उससे क्या हो जाता है, आपका स्टेप बन जाता है। यहीं पे क्या कर दूंगा मैं, 10 सेंटीमीटर कर दूंगा। 10 सेंटीमीटर यानी 10 इंटू 10⁻²। बेटा तो 10 इंटू 10⁻², ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कट जाएंगे। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 8 पंजे 40, ठीक है। ये 40 हो गया। 40 इंटू 5 कितना हो गया, बोलो 200 हो गया। कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने, ये वाला 2 भी काट दिया ना। तो ये कितना हो गया 200 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। ओके। अब फिर वही बात, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो डायरेक्शन के बारे में क्या कहा जा सकता है यहां पर, अगर दोनों वायर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही होती हैं तो अट्रैक्ट करती हैं कि रिपेल करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो आप ये भी कह दो तो और बढ़िया रहोगे। अट्रैक्टिव नेचर फोर्स का कैसा होगा, अट्रैक्टिव नेचर, या टुवर्ड्स द वायर बी। क्या आंसर देना पड़ेगा इसका, टुवर्ड्स द वायर बी। वैसे तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकलता, लेकिन ये तो रिजल्ट पता है ना भाई, सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या करती हैं वो, अट्रैक्ट। ठीक है जी। अगेन क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट टिपिकल बोर्ड लेवल क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ अब देखो एनसीईआरटी वाला कितना ज्यादा पर्टिकुलर है। क्या दे रहा है आंसर, आंसर यही आया जो मैंने निकाला, 200 इंटू 10⁻⁻। एनसीईआरटी बुक में जो इसका आंसर दे रखा, कहता है कि फोर्स कितना है 200 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। साथ में क्या कहता है बोल, अट्रैक्टिव। हाँ अट्रैक्टिव फोर्स, एनसीईआरटी की लैंग्वेज कहती है फोर्स इतना है, अट्रैक्टिव फोर्स नॉर्मल टू ए। ठीक है ना, और ए के क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है ना, ए ऊपर को जा रहा है, ए की जो लेंथ है उसके क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। अट्रैक्टिव फोर्स नॉर्मल टू ए, मतलब आप जितना पर्टिकुलर हो जाना। ठीक है जी। देख लो आप एनसीईआरटी बुक क्या कह रही है, वो कह रही है इतना तो हम, मैं भी नहीं बोल रहा था, मैंने सिर्फ वो क्या बोल दिया, अट्रैक्टिव बोल दे। लेकिन वो कहता नहीं, अट्रैक्टिव के साथ भी और भी बात है। अट्रैक्टिव तो किसी भी तरीके का हो सकता है, टुवर्ड्स द अट्रैक्टिव फोर्स नॉर्मल टू ए, टुवर्ड्स। समझ गए कि नहीं। तो बस यही डिस्कशन है, मेन मुद्दा क्वेश्चंस का तो है ही है कि क्वेश्चंस कर ले, लेकिन मेन है कि डिस्कस भी कर ले चीजों को कि चल क्या रहा है। ओके 7 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4.8 कहता क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग। सोलेनॉइड में लेयर्स कितनी है, 5, 400 टन ईच, 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो लेंथ इसकी कितनी हुई बेटा, 0.8 मीटर। बोलो लेंथ होगी 0.8 मीटर। अब इसमें सोलेनॉइड की जब बात करता है, एस्टिमेट द मैग्नेट्यूड ऑफ इनसाइड द सोलेनॉइड, तो मुझे फार्मूला क्या लगाना है बेटा जी, म्यू नॉट इंटू एन आई लगाना ना। अब म्यू नॉट एन आई लगाना तो मुझे चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इस लेंथ में कितनी टर्न्स है, 400। लेंथ कितनी है 0.8, तो ये कितना आ गया बेटा 4000 डिवाइडेड बाई 8। ये मैंने पॉइंट हटा के ऊपर लगा दिया, ये कितना हो गया 500। जल्दी बोल, समझिए कि नहीं। तो इसमें कितनी टर्न्स हैं, 500 टर्न्स पर यूनिट लेंथ है पर मीटर। 1 मीटर में कितनी टर्न्स है, 500 है। लेकिन लेयर्स कितनी है इसकी, 5 लेयर भी हैं। तो जो टोटल टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी आएगी, 5 इंटू 2, 5 इंटू 500। जल्दी बोलो बेटा, छोटी सी बात छोड़ दोगे तो आंसर गलत। जितना बोला क्लियर है, ठीक है। 5 इंटू 10⁻⁴, सॉरी 5 इंटू 500 कितनी आ गई, 2500 आ गई। अब लगा दो बस, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। म्यू नॉट की जगह 10⁻⁷ नंबर ऑफ टर्न्स 2500 आई। करंट कितना फ्लो कर रहा था इसमें से, 8 एम्पियर। तो ये बन गया 1 2, 10⁻⁴ क्या कर दे, -5 कर दे, या 25 इंटू क्या कर दे
8 बच गया, करके देखना कितना आ जाएगा। 10⁻⁵ आंसर मिला ही नहीं। 25 इंटू 8 चेक करो कितना आ गया, 200। तो आंसर कितना आ गया, 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला, यानी 2 मिली टेस्ला। एक बार आंसर बना लो। हाँ हाँ ठीक है, 4 पाइप लगा, गलती कर दी ना मैंने। 4 पाई, वो के की वैल्यू होती है 10⁻⁷, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ना सही है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो साथ में क्या लगता जाएगा भाई इसके, 4 पाई। बस वही बात है, बाद में आके चिल्लाएंगे सिली मिस्टेक। आंसर तो गया ना अपना, नंबर भी गया। तो यहाँ क्या लगाना था, 4 पाई, 4 टू जो कितना हो गया, 8 पाई मिली टेस्ला। अब आंसर चेक कर, ठीक है जी, आंसर मिला लेना, बन रहा है नेड़े तेड़े। चलो 8 क्वेश्चन, 4.8। चला रहे हो, हाथ चला रहे हो, ठीक है, हाथ चलाना है एंड तक कितना, 8 पाई इंटू, मैंने कितना निकाला, 8 पाई इंटू 10⁻⁵। ठीक है, मैंने मिली टेस्ला कर दी ना बेटा। 8 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला, या फिर 8 पाई मिली टेस्ला। ठीक है, सही है फिर, दैट मीन्स इट्स ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे बेटा। 4.8 के बाद आ गया 4.9। कितने कुल मिला के इसमें क्वेश्चन, 13 हो जाएंगे। 4.8 के बाद 4.9 बेटा। 4.9 कह रहा है, स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर कंसीडर 200 टर्न्स एंड कैरी द करंट ऑफ 12 एम्पियर। एक स्क्वायर कॉइल है, ठीक है जी, साइड कितनी है इसकी, 10⁻⁻1 मीटर। 10 सेंटीमीटर को 10⁻⁻1 मीटर लिख दिया मैंने, ठीक है। 10 सेंटीमीटर को मैंने पहले 10⁻⁻ क्या लिख दिया, -1 मीटर लिख दिया। 20 टर्न्स है, करंट कितना है इसमें से चल रहा, 12 एम्पियर। The coil is suspended vertically and the normal to the plane of the coil 30 degree with the direction of uniform horizontal magnetic field of इतने टेस्ला। ध्यान से सुनना, थीटा का पंगा है बस, समझो कॉइल कैसे पड़ी हुई है। The coil is suspended vertically and the normal to the plane of the coil makes angle 30 degree with the direction of magnetic field। नॉर्मल जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। यानी ये जो 30 डिग्री है, ये किसके बीच का एंगल है बेटा, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, यानी एन एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ही एंगल है। जल्दी बोलो, समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि कई बार कह देता है वो प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 30 है, तो फिर फार्मूला में 60 यूज होना था। इस क्वेश्चन में या इस टाइप के क्वेश्चन में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि एंगल प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में दिया हुआ है कि नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में दिया हुआ है। मेरा पॉइंट फॉलो किया कि नहीं। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये क्या जा रहा है बेटा, इसका नॉर्मल जा रहा है, तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, ये नॉर्मल हो गया, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल अगर क्या दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। जल्दी बोलो, समझ रहे बात को कि नहीं। तो प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा, ठीक है। अपने क्वेश्चन में खैर किसके बीच में दे रखा है इसने, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में दे रखा है, बस ये ध्यान रखना होता है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल। अगर ये सही है तो टॉर्क का फार्मूला बिल्कुल बिना टेंशन के क्या लगने जा रहा है अभी, बोलो जी बिना देखे, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय कॉइल BINA sin थीटा। बी की जगह मैग्नेटिक फील्ड 0.8 बेटा, करंट की जगह जल्दी बोलो 12 एम्पियर। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी थी क्वेश्चन में, दे रखी है 20। एरिया कितना लोगे, 10⁻⁻1 है ना, तो स्क्वायर है, 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻1 कितना हो गया, 10 की पावर -2 हो गया। और साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/2 आ गई। सॉल्व करके आंसर जल्दी से। अर्श तो हाथ चला रही है कि नहीं बेटा, तेरे हाथ इकट्ठे हो जाते हैं, पेन पकड़ा हुआ दिखता रहना चाहिए और वो चलते भी रहना चाहिए, मतलब दिखना चाहिए। आंसर मैच कर लो जल्दी, आंसर मैच करो। तो बताओ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल। मैच कर गया, करो करो, फिर क्या कर रहे हो, इसको कर दे 10, ठीक है, कितना आ गया, 0.96 आ गया। इसको क्या कर दिया मैंने, 8 कर दिया, 12 इंटू 2 इंटू 8 बच रहा है, कितना हो गया
12 इंटू, क्यों, अच्छा ठीक है ये कट गया था, 12 इंटू 80 बच रहा था, कितना आ गया बोल, 96 के 0.96, 10⁻², 96 इंटू 10⁻², ओके ये आ गया 0.96, ओके बिना देखे यूनिट न्यूटन मीटर। कुछ दिन पहले भी, अभी कुछ दिन पहली बात चल रही थी, मैंने कहा यूनिट बताओ तो वहां पे भी अटके गए थे, तुम गलत बताई थी, याद करो टॉर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। आंसर चेक करो, मैच हो गया, इट इज न्यूटन मीटर। अब देखो बेटा, टॉर्क भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी भी हमें वैसे क्या बतानी चाहिए, डायरेक्शन बतानी चाहिए, लेकिन इस बार क्वेश्चन में वो पर्टिकुलर कर चुका है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, पर्टिकुलर कर दिया। अगर नहीं किया होता तो अगर हमें, हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो टॉर्क निकाल लेते। टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकाल लेते हो, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, टॉर्क की कैसे डायरेक्शन निकालते हैं, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। अगर मैं इस फार्मूला को, क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, सुन लो बात, अगर इस फार्मूला से मैं डायरेक्शन भी निकालना चाहता हूं तो इसको m क्रॉस b के टर्म्स में लिखना बेटर रहेगा, बोलो समझे, अगर मैं डायरेक्शन की निकालना चाहता हूं तो इसको m क्रॉस b के टर्म्स में लिखना बेटर रहेगा। m क्या होता है, NIA जो है वो किसके इक्वल है, m के, समझ रहे बात को, NIA किसके इक्वल है, m के, और b क्या हो गया तुम्हारा, मैग्नेटिक फील्ड। अब उसको क्लियर करना चाहिए था कि m और b मतलब करंट क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, जल्दी बोलो समझे कि नहीं, कुछ पर्टिकुलर तो था नहीं इसलिए अभी तो नहीं बताएंगे हम, लेकिन ये किससे निकाली जा सकती है, अगर हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है तो वहां से निकाली जा सकती है कि m क्रॉस b की डायरेक्शन के हिसाब से। m की डायरेक्शन कैसे लेते हैं पता तुम्हें, NIA, कोई भी कॉइल है, सर्कुलर हो, जैसी मर्जी शेप की हो बेटा, जैसी मर्जी शेप की हो, m यानी मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी बेटा किसकी इक्वल, n इंटू आई इंटू ए, मैग्नेटिक मूवमेंट का मैग्नीट्यूड तो इससे निकाल लोगे, इसकी डायरेक्शन भी होती है, इसकी डायरेक्शन फिर किससे निकलती है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, इसकी डायरेक्शन, m की डायरेक्शन भी किससे निकल जाएगी, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल से कैसे, अगर करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो बाहर आ गई, अगर ये कैसे जा रहा होता, क्लॉकवाइज, तो अंदर आ गई, समझ गए। उसके बाद टॉर्क की डायरेक्शन भी कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। टॉर्क की डायरेक्शन भी कहां से निकाल लेते हैं, राइट, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, m की डायरेक्शन चाहिए, b की चाहिए, तो मैं m से b की तरफ उंगलियां घुमाऊंगा, अगर मुझे m की डायरेक्शन मिल गई, m से b की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो, थंब क्या प्रोवाइड कर देगा, तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन प्रोवाइड करो। अगर तुम्हें m i j k के फॉर्म में मिल जाए, समझ रहे बात को कि नहीं, अगर ये i j k के फॉर्म में मिल गया तो i क्रॉस k इक्वल टू क्या होता है, i क्रॉस j इक्वल टू क्या होता है, वहां से निकाल लेते हैं, जल्दी बोले ओके, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, डायरेक्शन का भी ध्यान रखना, अगर आ जाएगा भी तो, इस क्वेश्चन में खैर नहीं था। अगले सवाल पे चले, मूविंग कॉइल गैलोमीटर। मूविंग कॉइल गैलोमीटर अपने आप में पढ़ना है, ये फुल फ्लैश भी आ सकता है, इस पे बेस्ड छोटे मोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, गैलोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी आ सकता है। मैं पूरा पार्ट अपने आप में क्या है इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी सी बातें भी हैं इसके अंदर, फिलहाल ये तो न्यूमेरिकल ही है। कहता है टू मूविंग कॉइल गैलोमीटर M1 M2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर, सब कुछ दे रखा है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर 2 मीटर, दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट भी क्या दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M1 एंड M2, पहले M2 बोला तो M2 का ऊपर रखूंगा, मतलब सेकंड वाली कॉइल का सेंसिटिविटी ऊपर रखनी है और फर्स्ट वाली कॉइल के नीचे, बिना देखे, बिना कॉपियों में झांके, करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला अगर को डायरेक्ट बता देगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। करंट सेंसिटिविटी का बिना कॉपियों में ताक झांक किए हुए वो बता सकता है फार्मूला करंट सेंसिटिविटी का, यस, आई नेट बाय डिफ्लेक्शन, ओके, और कोई, थीटा बाय ए, और कोई भाई, रुद्र भाई, सी बाय एन ए बी, करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू, अगर मैं इसको NBA बाय सी बोलूं तो, तूने C बाय NBA बताया, अगर मैं NBA बाय सी कहूं तो अपना आंसर चेंज कर लेगा कि मेरे वाले के उसी पे स्टिक रहेगा, चेंज कर लेगा, इतना स्टैंड है तेरा, क्या पता तेरी वाला सही हो। इट इज NBA बाय K, क्या है बेटा, इट इज NBA डिवाइडेड बाय
के, याद करो जब तुझे कंफ्यूजन हो ना बेटा इसमें कि ऊपर था कि नीचे था, तो तुम इतना याद कर लो, करंट सेंसिटिविटी हो, वोल्टेज सेंसिटिविटी हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के है। ठीक है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के है। मैं यहाँ पे जब गैल्वेनोमीटर कराता हूँ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक सवाल पक्का पूछता हूँ कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर था उसमें जो वायर है किस चीज की बनी होती है? चलो याद करो, किस चीज की बनी होती है वायर? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वायर किस चीज की बनी होती है? फॉस्फर ब्रॉन्ज की, स्पेशली बताते हैं। इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज। ठीक है, वाई फॉस्फर ब्रॉन्ज? क्योंकि इसका टॉर्शनल कांस्टेंट क्या होता है? लो होता है। फिर कहते हो कि लो क्यों होता है? क्यों लो चाहिए? ताकि सेंसिटिविटी क्या रहे? हाई रहे। जल्दी बोलो, मेरा पॉइंट फॉलो किया कि नहीं? मतलब ऐसे लिंक बनाकर जब आपको किसी फार्मूला में कंफ्यूजन हो जाए ना कि यार उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने, सीधा तो नहीं लिख दिया, कोई ना कोई लिंक बनाओ फिर, तो आपको याद होना चाहिए करंट सेंसिटिविटी हो, वोल्टेज सेंसिटिविटी हो, ये के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, उसका लिंक यहां से दे दिया मैंने कि ये जो वायर है किसकी बनी हुई है? फॉस्फर ब्रॉन्ज की। क्यों बनी है? इसका के कम होता है। के कम होने से हमें क्या फायदा? उससे जी इसकी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। दोनों सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाएंगी। ओके, इसने सी बोला था बेटा, सी भी लिख सकते हैं, टॉर्शनल कांस्टेंट को सी भी लिख सकते हैं। टॉर्शनल कांस्टेंट को मैं क्या लिखता हूँ? के लिख देता हूँ। तो करंट सेंसिटिविटी एनबीए के, और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है बेटा? एनबीए डिवाइडेड बाय के इंटू आर है। आर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। ठीक है जी, इट इज एनबीए डिवाइडेड बाय के इंटू आर। अगर ये आपने वहां पर रिकलेक्ट कर दिया किसी भी एग्जाम में, एनी एग्जाम, चाहे मैं ले रहा हूं, चाहे कोई और ले रहा है, चाहे फाइनल एग्जाम चल रहा है, कुछ भी, अगर ये रिकलेक्ट कर दिया तो क्वेश्चन हो गया, इजी था। ठीक है जी, फार्मूला रिकलेक्ट हो गया तो क्वेश्चन हो जाएगा, तो इजी हो गया। और अगर आप नहीं रिकलेक्ट कर पाए तो क्वेश्चन मुश्किल। मुझसे पूछोगे तो ये वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि एनबीए का बाय के तो याद आना ही चाहिए ना। ये वाला टॉपिक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब बताओ, फार्मूला लीजिए तो रेशियो निकालने हैं, बोला करो। पहले किसका निकालना था? करंट सेंसिटिविटी का। तो अगर मुझे करंट सेंसिटिविटी का रेशियो चाहिए तो ये I2 बाय I1, बोर्ड पे ध्यान दो। नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग दे रखी है, दोनों की अलग अलग दे रखी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड सेम ही है ना? मैग्नेटिक नहीं, मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों के क्या दे रखी है? अलग अलग दे रखी है। एरिया दोनों के अलग अलग दे रखे हैं, अलग अलग दे रखे हैं। बस उसने क्या बोला कि स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स आर आइडेंटिकल फॉर द 2 मीटर। ठीक है ना? असल में स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं बोलना चाहिए था उसको, टॉर्शनल कांस्टेंट ही बोलना चाहिए था, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट तो जब स्ट्रेच करते हैं उस वाले को बोलते हैं। ये तो रोटेट कर रही है ना। जल्दी बोले बेटा, ओके है। तो यहां पर क्या आना चाहिए? N2 बाय N1 इंटू V2 बाय V1 इंटू A2 बाय A1। बेटा मेरी बातें समझ पा रहे हो कि नहीं? तो सेकेंड पार्ट में भी है वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए एक R एक्स्ट्रा लगेगा बस। ठीक है, R भी दोनों के क्या दे रखे हैं? अलग अलग दे रखे हैं। तो V2 बाय V1 अगर मुझे वोल्टेज सेंसिटिविटी फाइंड करनी होती तो यह था N2 बाय N1 इंटू बेटा क्या? V2 बाय V1 इंटू बेटा क्या? A2 बाय A1 इंटू बेटा क्या? R1 बाय R2। ठीक है, अब ये दोबारा करने की जरूरत नहीं होती। अगर तुमने फर्स्ट पार्ट किया है तो तुमने ये तो निकाल ही रखी है ना, समझ रहे हो ना? फर्स्ट पार्ट किया, ये तो पहले निकली होगी, वहां से R1 बाय R2 मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। जल्दी बोले, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है जी, स्पेशली यहां पर इसलिए बुला रहा हूं कि भाई यहां आकर कर लिया तो कर लिया, उसके बाद कोई लेक्चर लगाएगा नहीं लगाएगा? लेक्चर नहीं लगाए जाते होते, कौन लगाएगा लेक्चर? इतना टाइम थोड़ी है कि लेक्चर लगा लेगा। जो धक्के से आ गया वो कर जाएगा, घर पे बैठ के नहीं हो पाना। ही लेक्चर किसी ने लगाना नहीं। 100 काम होते हैं ना, तेरे काम होते हैं, इंस्टाग्राम चलाना होता है, फेसबुक चलानी होती है, दोस्तों के साथ गप्पे मारनी होती है, व्हाट्सएप भी है, स्नैपचैट भी है, इतना कुछ है, इतना काम है। तो घर पे लेक्चर लगाने का कहाँ से टाइम मिलेगा? राइट है। हाँ, यहाँ पे धक्के से बुला दिया, माँ बाप ने भेज दिया कि जाओ यार पढ़ आओ, तो यहाँ पे फिर भी काम हो जाएगा तुम्हारा। क्यों रोनित, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? कितने काम होते हैं। जिम भी जाना होता है बंदे ने कि नहीं? जिम जाना है, डोले डोले बनाने हैं, छोड़ दिया संडे? आज संडे है मतलब आज नहीं जाना, बाकी दिन तो जा रहा है जिम। तेरी मम्मी को मना किया था कि आप डंडा उठा लो, नहीं तो फिर मैं उठा लूंगा, इसका जिम भी बंद करवा दो। तेरे पास तो फिर जिम जाने वाला भी एक काम है। 4.11 डोले तो बाद में भी बन जाएंगे, ये काम गड़बड़ हो गया फिर हो जानी गड़बड़। 4.11 इन ए चैम्बर, a uniform magnetic field of 6.5 Gauss is maintained. Electron is shot into the field with a speed of this normal to the field. Explain why the path of the electron is circle. Okay. अब यहां पर उसने तुम्हें मार दिया, न्यूमेरिकल नहीं पूछ रहा, एक्सप्लेन
व्हाई द पाथ इज ए सर्कल, एक्सप्लेन। अब यहां पे फिर अगेन लैंग्वेज प्रॉपरली यूज करते हुए बिना ज्यादा लिखे हुए आपको एक्सप्लेन करना है। जल्दी बोलो, पॉइंट फॉलो किया कि नहीं? ज्यादा भी नहीं लिखना, लेकिन हाँ प्रॉपरली लिख के अपने वर्ड्स को ऐसे पिरोना है कि आप जल्दी इसका आंसर बढ़िया से दे सको। मैं अपने हिसाब से दे दूंगा, ये फिर सब्जेक्टिव हो गया क्वेश्चन, टोटली सब्जेक्टिव। एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्कल, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर। सेकंड वाला पार्ट तुम्हारे लिए इजी है, एक पार्ट में लेकिन नंबर रख ली ना, उसने तो नंबर रख लिया ना, एक्सप्लेनेशन के भी क्या रख लिए, नंबर रख लिया। अब वो करना ही पड़ेगा, राइट है? तो क्या फार्मूला लगा दूं? खैर, रेडियस निकालने के लिए क्या फार्मूला लगा दूं? अगर परपेंडिकुलरली घुसेगा तो रेडियस का तो सीधा फार्मूला क्या हो गया बेटा, एम वी डिवाइडेड बाई बी इंटू क्यू। मास की जगह क्या लगेगा, जल्दी बता? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन में दे ही दिया इसने 9.1 इंटू 10⁻31। वी की जगह क्या हो गया, वेलोसिटी। वेलोसिटी थी कितनी, वेलोसिटी विद स्पीड ऑफ 4.8 इंटू 10⁻6 बेटा, 4.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। नीचे क्या हो गया बेटा, बी। बी भी दे रखा था 6.5 गॉस इंटू 10⁻4, और चार्ज होता है इस पे 1.6 इंटू 10⁻19। अगेन तुम्हारा पेशेंस चेक कर रहे हैं कि कैलकुलेशन सही कर पाओगे कि नहीं। सब्जेक्टिव एग्जाम में यानी बोर्ड एग्जाम में फिर भी तुम सेफ हो कि यहां तक भी कर दिया, चल तुम्हारे पूरे नंबर नहीं कटेंगे। ऑब्जेक्टिव में जब तक तुम आंसर नहीं मैच करते, मान लो ये क्वेश्चन आता, तो आपके जब तक आंसर सही नहीं आएगा तब तक सारे नंबर जाने के चांसेस है। तो आपने इसको सॉल्व करके बेटा आंसर निकालना है, ठीक है, रेडियस का। अब ऊपर वाले पार्ट पे आओ, व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अ सर्कल। अब इसमें बेटा एनसीईआरटी वाले ने क्या लैंग्वेज यूज की है वो पढ़ लेना, पीछे आंसर दे रखा होगा। हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड होता, ठीक है, बना, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, एनसीईआरटी वाला खुद घबरा गया। ओके, हाँ मेल करो कि भाई क्वेश्चन में पूछ रखा है एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन क्यों नहीं किया तुमने, मेल करनी चाहिए। सही बात। बैठी दुनिया, क्या होता है कि बुक्स जो बनती है ना, बुक्स वालों को बड़ा ध्यान रखना होता है, कोई क्वेश्चन का आंसर में कोई कमी रह गई, क्वेश्चन में कमी रह गई, तो इतनी दुनिया बैठी है कि भाई वो कर करके उस पर सर्कल कर करके पब्लिशर को भेजते हैं, ठीक है। मतलब पहले ये दुनिया बथेरी बैठी हुई है कि वो कहते हैं कि ये गलत है जी, क्वेश्चन गलत है, फेसबुक पे डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ओके, हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे बेटा, आप ना डायग्राम से बना दो, डायग्राम से बना के उसमें बोलो कि ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है या प्रोटॉन जा रहा है या कोई भी चार्ज पार्टिकल जा रहा है, ठीक है। फिर आप कहोगे कि जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, क्यू, क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है। फोर्स किसके इक्वल होता है बेटा, हमेशा क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है जी, राइट है। फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे, ये जो फोर्स है ये हमेशा वी और बी दोनों के क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के रूल के हिसाब से द फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ वी एंड बी। मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए डायग्राम की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। फिर आप बोलोगे जो फोर्स है, लॉरेंट फोर्स ये लगता है क्यू इक्वल टू वी क्रॉस बी। फिर आप बोलोगे तीसरी बात में कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ वी एंड बी, राइट। तो जिस तरफ ये जा रहा है अगर उससे परपेंडिकुलर फोर्स लग गया तो दिस फोर्स विल एक्ट एज द सेंट्रीपिटल फोर्स विच अल्टीमेटली रिवॉल्व द इलेक्ट्रॉन और चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ। जल्दी बोले, समझे कि नहीं? तो क्या स्टेप दिए मैंने, लैंग्वेज आप अपनी पिरोगे। सबसे पहले डायग्राम, डायग्राम में आपने बोलना है कि फोर्स ये होता है जी, दूसरी बात, ठीक है। तीसरी बात बोलो कि क्रॉस प्रोडक्ट के रूल के हिसाब से फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वी, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है। तो फोर्स रिमेन परपेंडिकुलर टू वी ऑलवेज, ठीक है। फिर आप एक्सप्लेन कर दोगे इफ force acting on the particle is perpendicular to its velocity, it acts as the centripetal force and hence make the particle revolve in a circle। ठीक है जी। तो आता है तुम्हें, ये नहीं है कि तुम्हें आता नहीं है, आता है तुम्हें, उस पर कॉन्फिडेंस रख के मिला मिला के स्टेप से एक्सप्लेन करो, ठीक है। तभी मैं कहता होता हूं कि भी लैंग्वेज पे होल्ड होना चाहिए। वैसे पंजाबी में एक्सप्लेन करना हो कर दोगे, हिंदी में एक्सप्लेन करना हो तो भी चलो कर दोगे, ठीक है। लेकिन अब हमें एग्जाम में टू द पॉइंट लिख कर ही एक्सप्लेन कर मतलब एक्सप्रेसिव पावर होनी चाहिए, ठीक है। आता होता है बच्चों को, कई बार बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लिख के बढ़िया एक्सप्रेस करते हैं, आंसर देने के लिए बोल दो वहां नहीं एक्सप्रेस कर पाते,
लेकिन यहां पर अब फाइनली जब तुम एग्जाम में उतर रहे हो तो आप कर वहां पर लिख के ही एक्सप्रेस करो। ठीक है, एमसीक्यू वाले टेस्ट में यानी जेई नीट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पर इस चीज से बच जाते हो आप लोग। वहां पे सिर्फ क्या चाहिए कि भी आपको आना चाहिए, कैसे कैलकुलेशन करनी है वो आना चाहिए, कंसंट्रेशन प्रॉपर होनी चाहिए, लेकिन हाँ एक्सप्रेस कैसे करना है उसकी जरूरत नहीं। सब्जेक्टिव एग्जाम्स का अपना इंपॉर्टेंस है, इसलिए सब्जेक्टिव भी होते हैं, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव खत्म ही हो, सब्जेक्टिव खत्म होकर सब ऑब्जेक्टिव ही करते, सीबीएसई भी उसका अपना इंपॉर्टेंस और एमसीक्यू वाले पोर्शन का उसका अपना इंपॉर्टेंस है। दोनों चीजों का अपना अपना क्या है बेटा इंपॉर्टेंस है। जल्दी बताओ क्वेश्चन क्लियर है वो? अब कह रहा है इन एक्सरसाइज 4.11 ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ, ओके कह रहा है पिछले क्वेश्चन में ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी और रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट। क्या ऑब्टेन करनी है इसकी? फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रेवोल्यूशन। अब देखो कल भी जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे इसके सॉल्व वाले वहां पे भी आया था भाई, सर्कुलर पाथ वाले केस में जब भी इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर एंटर करेगा सर्कुलर पाथ में घूमेगा, दो तीन बातें याद रखनी है। एक, उसका रेडियस का फार्मूला क्या है? एम वी बाई बी क्यू। इसका फार्मूला मैं 4 सेट में दे देता हूं, इसको एम वी बाई बी क्यू भी लिख सकते हो, पी बाई बी क्यू भी लिख सकते हो, रूट 2 एम ई बाई बी क्यू भी लिख सकते हो, और इसको अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू क्यू इंटू वी बाय बी क्यू भी लिख सकते हो। 4 सेट का रटवाया होता कि भाई याद कर ले। फिर इसमें एक टाइम पीरियड का फार्मूला याद होना चाहिए 2 पाई एम बाय बी क्यू बेटा। फिर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला याद होना चाहिए बी क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एम। राइट है, अब इसने फ्रीक्वेंसी पूछ ली, मुझे सीधा क्या यूज करना है, ये वाला बी इंटू क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एम। जल्दी बोलो ओके। ठीक है, बी की वैल्यू दे रखी है, पिछला जो क्वेश्चन है सब कुछ। इसका बेटा पिच इसके लिए नहीं है ना बेटा, पिच तो दूसरा केस है जब 90 डिग्री पे नहीं एंटर करेगा, हेलिकल पाथ जब फॉलो करेगा वहां पिच का कंसेप्ट है, इसमें पिच का कंसेप्ट। ठीक है, फार्मूला बता देता हूं, इसमें पिच का कंसेप्ट नहीं है ना, पिच का कंसेप्ट तो तब आएगा जब हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट करो, वो भी बात बता देता हूं जल्दी। तो ये वाला पार्ट क्लियर है? ओके, अब इसने एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये तो निकाल लोगे, बी की वैल्यू पुट करो, क्यू की वैल्यू पुट करो, एम की वैल्यू पुट करो, फिर से अगेन इतनी आसानी से नहीं आएगी भाई, सॉल्व इसको भी करना पड़ेगा। मैं तो कह देता हूँ हाँ हो जाएगा भाई, होगा तब जब इसका आंसर मैच हो जाएगा और आप इसमें से नंबर ले लोगे, तब माना जाएगा कि ये क्वेश्चन तुमसे हो गया, उसके बिना नहीं। तो ये तुम्हें अपने आप करना है, आंसर मैच करना है, मैच करने की कोशिश पक्का करना। अगला क्वेश्चन देखो, डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखना जरा, क्या जो आंसर है इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से एंटर किया है उस पर डिपेंड करता है कि नहीं करता? नहीं करता, इसमें स्पीड है ही नहीं, इसमें स्पीड है ही नहीं, स्पीड कट चुकी है। ठीक है जी, तो पॉइंट ये है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पार्टिकल की स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, अगर उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो चक्कर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आर क्या है, एम वी बाई पी क्यू, समझ गए कि नहीं? अगर उसकी स्पीड ज्यादा है तो रेडियस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, टाइम उतना ही लेगा। ठीक है, तो टाइम उतना ही लेगा तो फ्रीक्वेंसी वही आएगी। जल्दी बोलो, पॉइंट फॉलो करके कि नहीं? ठीक है, तो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करते, वो इन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। 2 पाई एम बाई पाई पे करेगा, एम पे करेगा, बी पे करेगा, क्यू पे करेगा। कोई दिक्कत वाली बात? समझ गए? अब तूने जो पूछ लिया बेटा बीच में हेलिकल पाथ वाला केस, वो फिर दो बातें सुनी लो। उसमें ये है कि पार्टिकल जो है ना तो 0 डिग्री पे जा रहा है, 0 पे जाता तो सीधा निकल जाता है, 90 पे जाएगा तो सर्कुलर हो जाएगा, वो इन बिटवीन जा रहा है। ये मान ले किसकी डायरेक्शन है, पार्टिकल वेलोसिटी की, और नहीं ये मैग्नेटिक फील्ड की मान लेता हूं मैं। लेट दिस इज डायरेक्शन ऑफ बेटा मैग्नेटिक फील्ड, और पार्टिकल वेलोसिटी इधर को जा रही है। डन, बोला करो। इसके दो कंपोनेंट कर दिए मैंने, एक पैरेलल कंपोनेंट जो पैरेलल डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरा कौन सा बेटा, ये वी पैरेलल हो गया, और ये क्या हो गया, वी परपेंडिकुलर हो गया। अब अगर बेटा थीटा एंगल पे जा रहा था तो ये पैरेलल कंपोनेंट क्या हो गया, वी पैरेलल इज इक्वल टू वी कॉस थीटा, सुन रहे हो ना? और वी परपेंडिकुलर किसके इक्वल चले गया, वी साइन थीटा। अब बेटा पैरेलल कंपोनेंट पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई जोर नहीं चलता, ये इसको आगे लेके जा रहा है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर हो तो मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर पाथ में घुमा देता है। ठीक है,
अगर मैं डायरेक्शन लगाऊं फ्लेमिंग लेफ्ट सॉरी राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से क्रॉस, तो अंदर को जाएगी इसकी, तो पार्टिकल तुम्हारा अंदर को घूमेगा, लेकिन ये इसको आगे लेके जाएगा और ये ऐसे घूमता जाएगा। जल्दी बोल समझ गई? ये कौन सा पाथ हो गया? हेलिकल। हेलिकल पाथ का रेडियस होगा, रेडियस का फॉर्मूला वही लगेगा, mv बाय बी क्यू। मगर घुमाने के लिए वेलोसिटी कौन सी यूज हुई है? v परपेंडिकुलर यूज हुई है ना, तो ये पूरी वेलोसिटी नहीं यूज होनी। जल्दी बोल समझ गए? एम वी साइन थीटा बाय बी क्यू। ओ बोला तो करो मेरे साथ कुछ। ये रेडियस का सर्कल होगा, सॉरी रेडियस का सर्कल नहीं, सर्कल का रेडियस, रेडियस का सर्कल नहीं, सर्कल का क्या होगा? रेडियस होगा। हो गया जी। अब यहां पर एक और कंसेप्ट आता है, टाइम पीरियड। अब इसका टाइम पीरियड भी तो होगा, टाइम पीरियड 2 पाई m बाय बी क्यू। टाइम पीरियड में वेलोसिटी का कोई लेना देना नहीं होता, तो उसमें v परपेंडिकुलर v पैरेलल की जरूरत नहीं है। जल्दी बोलो, डन हो गया। ये टाइम पीरियड हो गया। अब आती है बात किसकी? पिच। यहां आती है बात पिच। पिच की बात ये है कि यहां से स्टार्ट हुआ पार्टिकल, बेटा एक चक्कर काटते काटते वो कितना आगे चले गया, दैट इज कॉल्ड पिच। व्हाट इज पिच? इट इज डिस्टेंस कवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। क्योंकि आगे भी चल रहा है, यहां से शुरू हुआ, अब इसने अंदर को ऐसे चक्कर काटकर वहीं नहीं पहुंचेगा ना, एक साइकिल आगे आ चुका हो। यहां से स्टार्ट हुआ, एक चक्कर काटते 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 वहीं नहीं ना पहुंच रहा, वहां नहीं ना पहुंच रहा, ये आगे भी बढ़ चुका। जल्दी बोल समझ गई? ये हो गया पिच। वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसके इक्वल होता है बेटा? वेलोसिटी इनटू टाइम। एक पूरा चक्कर काटने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड के इक्वल है। और ये डिस्टेंस आगे की ओर है ना, आगे लेकर कौन जा रहा है इसको? v cos थीटा। तो यहां पे आ जाएगा v पैरेलल यानी v cos थीटा। तो ले भाई, तेरी पिच का फार्मूला आएगा, टाइम पीरियड की जगह क्या लगाऊंगा मैं? 2 पाई m बाय बी क्यू, और v पैरेलल की जगह v cos थीटा। जल्दी बोलें, क्लियर कि नहीं? क्लियर है जी? आप चैप्टर वाइज अपना अपना प्रिपेयर कर रहे हो, कर रहे हो कि नहीं? जल्दी बोलो। चैप्टर वाइज अपना अपना प्रिपेयर कर रहे हो ना? तो आपका जो पैटर्न है, जब से आपको बोर्ड मोड पर डाला है कुछ दिन पहले, तो आपका पैटर्न मैंने आपको क्लियर कर दिया हुआ है। नंबर 1 आपके पास क्या है? नोट्स। नोट्स मतलब जो आपने अपने हाथों से पूरा साल लगाकर प्रिपेयर किए हुए हैं। स्टार्टिंग में बोला था मैंने, स्टार्टिंग में, कि आपका 90% काम, आपकी 90% हेल्प किसने करनी है? आपकी कॉपी में बनाए हुए नोट्स ने करनी है, उनको बढ़िया से बना लो। तो एक तुम्हारे पास नोट्स है। दूसरे नंबर पर बेटा क्या है? मैंने आपको प्रिंटेड नोट्स दिए हुए हैं। कौन से? पहले वाला मॉड्यूल नहीं, पहले वाला मॉड्यूल नहीं, जो बोर्ड के लिए आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू वाली शीट नहीं दे रखी? जल्दी बोलो, याद आ गया? जो चैप्टर वाइज अलग प्रोवाइड कर रखी है, 14 के 14 चैप्टर प्रोवाइड कर रखे हैं। एक तुम्हारे पास ये है, एक तुम्हारे पास ये, बस यही करना है अभी, इस वक्त सिर्फ यही करना है। ये मुझे लगता है तुमने कर ही लिए होंगे। ओके, इसमें से सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन ही उठाने हैं। थ्योरी के लिए क्या है तुम्हारे पास? नोट्स नहीं है। तीसरा फिर क्या है तुम्हारे पास? एनसीईआरटी। सारी पढ़नी चाहिए थी, अगर पहले सारी पढ़ी हुई है ठीक है, नहीं तो कम से कम आप क्वेश्चंस इन दिनों में सिर्फ क्या करने हैं? इसके क्वेश्चंस, और प्लस लास्ट में प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है ना? PYP। देखो, PYQ का अलग कंसेप्ट है, PYPs का भी अलग कंसेप्ट है। पूरा का पूरा पेपर, छांट छांट के क्वेश्चन नहीं, पूरा का पूरा पेपर, उसका एक अलग कंसेप्ट है, उसकी एक अलग वाइब है, उससे एक अलग फीलिंग। ठीक है, छांट छांट के कर लिए हो तो कर ही लिए, ठीक है? तो दुनिया PYQ कर रही हो तो है ही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं बच्चों को कहता हूं कि भाई PYQ के साथ साथ PYP भी लगा दो जरा, ठीक है? लास्ट के लिए रखो कि ओरिजिनल पेपर उठा के 5-7 सवालों कर लो कि देखो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मॉक टेस्ट, ये सैंपल सैंपल पेपर तो चलो करते ही रहते हैं, ओरिजिनल उठा लो कोई ऐसा जो तुमने पहले ना किया हो और उसको करो। तो हमने इस वक्त का तुम्हारा प्लान क्या बनाया है? नोट्स,
अपने उठा के अपने आप घर पे करते करते रहो, प्रिंटेड वाला दे रखा है वहां से पीवाईक्यू कर लो, एक बार रिवाइज कर लेना, एनसीईआरटी में करवा ही रहा हूँ, और साथ में लास्ट में पेपर भी मैंने करवा देने, ठीक है, 2-3 टेस्ट ले लेने। ओके जी, अब बढ़ते हैं आगे। अभी 9वें क्वेश्चन पे पहुंचे हम। नहीं नहीं, हम कौन से पे पहुंच गए? ये कौन सा किया था मैंने, 12th? मैं तो टेंशन में आ गया था, 9वां कहाँ से आ गया? ये कर चुके हैं हम, चेक करना। कर लिया, 9th क्यों आया यहाँ पर? आगे है ही नहीं है। 13th मुझे लगता है मैंने गलत पेस्ट कर दिया। कैसा क्वेश्चन है देख लो, करवा देता हूँ। बोलो, एक मिनट, एक, कौन सा क्वेश्चन करना है अब हमने? 4.13 क्या कह रहा है? अ सर्कुलर कॉइल, ओके, रेडियस 8 सेंटीमीटर, 6 एम्पियर, ओके ओके, 60 डिग्री विथ नॉर्मल ऑफ कॉइल, क्लियरली दे दिया, ओके। हम्म, ओके, बोला उसने काउंटर टॉर्क निकालने को, बी पार्ट बाद में बता देना, ठीक है। तो क्या कर रहा है बेटा, नंबर ऑफ टर्न दे रखी है, आर से इसका क्या निकल आएगा? एरिया निकल आएगा, बोलो। आर से इसका क्या निकल आएगा? रेडियस दे रखा है ना, एरिया निकल आएगा, करंट दे ही रखा है। अगेन तुमने ध्यान रखना था, लेकिन उसने सही दे रखा है, 60 डिग्री विद नॉर्मल टू द कॉइल, फील्ड लाइंस यानी मैग्नेटिक फील्ड में 60 डिग्री विद नॉर्मल टू द कॉइल। तो इस पे करंट के कारण बेटा जो टॉर्क लगेगी वो कितनी लगेगी? बी आई एन ए साइन 60, बोला करो। करंट के कारण जो इस पे लगेगी टॉर्क कितनी लगेगी? बी आई एन ए साइन ऑफ 60 डिग्री लगेगी, बोलो। लग गई। लेकिन उसने बोला काउंटर टॉर्क कितनी चाहिए इसको रोकने के लिए। भाई जितनी टॉर्क लग रही है करंट के कारण उतनी ही काउंटर टॉर्क चाहिए होगी, समझ गए कि नहीं? तो ये निकाल के यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। दिलजोत तूने भी निकालने हैं बेटा? हाँ जी सर, नहीं, साथ के साथ कैलकुलेट करना है। अर्श मत बन तू, अर्श तो बैठ जाती है सर ने बोली जान, तो कोई चक्कर नहीं है। कर निकाले क्वेश्चन, पक्का 2 दिन छठे होने। बोल अब, कर रही है सर, चल चिंता मत कर, तेरी मम्मी नहीं सुन रही बार बैठे, मैं धीरे बोल रहा हूँ। बी आई एन ए साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। बी पार्ट बता बेटा क्या है? नो, नो चेंज, क्योंकि सेकंड पार्ट में इसने बोला क्या तुम्हारा उत्तर बदल जाएगा अगर हम सर्कुलर की जगह एक इरेगुलर शेप की कॉइल ले लें, लेकिन एरिया उसका क्या हो, सेम ही। तो हमारा उत्तर है कि हमारा उत्तर नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि टॉर्क में बी आई एन ए साइन थीटा ना, नो चेंज, ठीक है जी, क्लियर है? यही आंसर दे रखा है पीछे। नहीं, उसने कौन सा नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी है? उसने बोला कि बस इरेगुलर शेप है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर सेम रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेम रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जल्दी बोले बेटा, हो गए 13 के 13 क्वेश्चन, ठीक है। मेरे पास जो शीट थी जो मैंने बना रखी थी इसकी, उसमें मैंने पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से तैयार कर रखा था, और उसमें 28 तक क्वेश्चन थे पुरानी एनसीईआरटी बुक में, 28 तक बैक एक्सरसाइज में क्या थे क्वेश्चन थे, वो तो न्यू वाली में है ही 13। चलो मैंने कहा 13 ही करा दो, लेकिन उसमें भी अच्छे क्वेश्चन थे, वो वैसे कभी मौका मिलेगा तो बता दूंगा तुम्हें, ठीक है जी।